स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू एनालिसिस में। एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये कि गैप कहाँ है मार्केट में। गैप कहाँ है, सीसेट के लिए इतना फियर क्यों है। ठीक है, आप देखो सीसेट के लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, इनफ नहीं है पर हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है कि खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे और जो हिंदी मीडियम से नहीं भी हैं वो भी सीसेट के लिए फियर में हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अब कारण क्या है। पहली बात तो ये कि यूपीएससी ने कोई सीसेट के लिए सिलेबस तो प्रेस्क्राइब करा नहीं है। ठीक है, कोई डिटेल सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं करा है। तो उस कंडीशन में हमें पीवाईक्यू को ही अपना बेस बना के प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वहाँ से अगर हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे, हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को अब जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमारे पास है वो सफिशियंट है सी सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गैप यहाँ पे है कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो टॉपिक को समझाने के लिए पढ़ाते हैं, पर वहाँ पे जो यूपीएससी सी सेट का डिमांड है वो एड्रेस नहीं हो पाता। अगर आप लोग पिछले किसी भी साल का सी सेट का पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन इसलिए टफ नहीं है क्योंकि उसमें कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट पूछा गया हो। ये बहुत रेयर होता है। हो सकता है 2023 में कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन टफ रहे हो, बाकी ऐसे जनरली नहीं होता। क्वेश्चन टफ इसलिए हो जाता है कि जो क्वेश्चंस है उनको उनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो कि जनरल बुक्स में पूछा जाता है या फिर जनरली टीचर पढ़ाते हैं। और ऑप्शंस जो फ्रेम होते हैं वो ऑप्शंस भी ट्रेडिशनल टाइप के नहीं होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इस ऑप्शंस रेंज के बीच की बात होती है। ऑप्शंस में ग्रेटर देन लेस देन की बात होती है। वो सब इसीलिए होता है ताकि जो फिक्स पैटर्न है उसे ब्रेक किया जा सके। ठीक है, अब आप तैयारी कर रहे हो किसी अच्छे टीचर से, आपने चीज़ों को पढ़ा, आपने इनफ प्रैक्टिस किया, बट स्टिल आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो फियर तो रहेगा ही। ऑब्वियस सी बात है। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सी सेट को कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो उससे उसे करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब पर्पस क्या है। सी सेट का पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है यूपीएससी में, इसे रखने का पर्पस क्या है। अगर आप सी सेट का सिलेबस देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैथमेटिक्स से ये पूछा, सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है कि बेसिक मैथ्स, करेक्ट, आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए। और वो ज़रूरी भी है, किसी इंसान को भी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक जो बहुत टफ है, कोई टीचर एक्सप्लेन करेगा, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं इसलिए पेपर टफ है, तो ये गलत थॉट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है। बस बात ये है कि क्वेश्चन को समझ के उसको अटेम्प्ट करने से आप डर रहे हैं। कोई नया फॉर्मूला, कोई नया ट्रिक, कोई नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। जो हमें पता है वो बहुत बेसिक नॉलेज है, और यूपीएससी का वही इंटेंट भी है कि बेसिक नॉलेज से आप ये क्वेश्चन को कर सके। इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाइंग बनाया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम आपको कैसे हेल्प करेंगे सी सेट क्लियर करने में। देखिए, सी सेट के लिए मार्केट में दो ही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। एक तो ये है कि टीचर्स डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। पर वो क्वेश्चंस ट्रेडिशनल लाइंस पे हैं जो कि एसएससी या फिर यूपीएससी के एनडीए एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। पर जब सी सेट की बात होती है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका और ऑप्शन फ्रेमिंग अलग तरीके से होती है, तो वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। दूसरा क्या है कि आप देख लेंगे यूट्यूब पे बहुत लोग आपको फॉर्मूला सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। 10 पन्ने का फॉर्मूला सीट, एक पन्ने पे 30-40 फॉर्मूला, आप उन फॉर्मूला या कंसेप्ट आप जो भी बोल लें वो आप रट के चले जाइए, उससे हो जाएगा। ये दोनों अप्रोच एक्चुअली में वर्क नहीं कर रहा है, तभी तो फियर है। तो अब हम ट्राई करेंगे कि
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए कितनी इंफॉर्मेशन है और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है सीसैट को क्लियर करने के लिए। तो हमारा अप्रोच ये होगा कि हम 2022, 23, 24 के सीसैट के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में 5-6 क्वेश्चंस बस कर करके हम वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली टैग करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनालिसिस से ही आपको समझ में आएगा कि आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और पेपर में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एनालिसिस से ही आपको समझ में आएगा कि आप कॉन्सेप्ट में वीक नहीं हैं, बस आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए आप परेशान हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस पे। ठीक है, तो ये 2024 का सीसैट का पेपर है और ये सेट ए है, तो हम इसमें वन बाय वन मैथ्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का है, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश उसी पैसे से, तीसरा क्वेश्चन भी पैसे से ही है, चौथा क्वेश्चन भी पैसे से ही है। ये रहा पांचवा पहला मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं अभी सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आप भी देखिएगा कि इसमें कितना अलग फॉर्मूला, क्या नया कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको नहीं पता है। क्यूब, क्यूब के बारे में आपको किसको नहीं पता है। क्यूब एक 3D फिगर होता है जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, मतलब 3 भुजाएं होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो क्यूब, क्यूब की खास बात क्या होती है, इसके लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होते हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये हुई। दूसरी बात ये है कि आइडेंटिकल पीसेस में काटना है। ठीक है, अब आप क्यूब को कट करेंगे पीसेस में और सारे पीसेस आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक समान हो, तो जाहिर सी बात है ना, क्यूब को आप सर्कल में तो कट करेंगे नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट बचेगा और वो आइडेंटिकल नहीं होगा। तो हमें क्यूब को क्यूब में ही कट करना पड़ेगा ताकि वो सारे पार्ट आइडेंटिकल हो। सीधी बात। ठीक है, अब देखिए, एक सिंपल सी बात एक ये है, कोई भी आप 2D फिगर ले लेते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, मैं रेक्टेंगल क्यों ले रहा हूँ आपको बताता हूँ। इस पे मान लेते हैं मैं इसमें 2 कट करता हूँ। ठीक है, 2 कट, ये रहा पहला कट। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा कट। अगर किसी सरफेस पे आप 2 कट कर रहे हैं तो सरफेस कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या है कि अगर आप n कट करते हैं तो सरफेस डिवाइडेड होगा n+1। करेक्ट। ठीक है, अब पहली बात यह है कि क्यूब में लेंथ, विड्थ, हाइट मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और आपको उसको ऐसे तरीके से काटना है कि उसमें से 64 पीस बने और 64 पीस जो है वो एक दूसरे से बराबर हो। तो सीधी बात है कि हमें तीनों भुजाओं पे कट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ कट्स तीनों भुजाओं के क्यूब पे बराबर होना चाहिए। मतलब आप क्यूब को ऊपर से काटेंगे, उस मतलब उसकी लंबाई पे काटेंगे, उसके चौड़ाई पे काटेंगे और उसकी ऊंचाई वाली भुजा पे काटेंगे, और नंबर ऑफ कट जो तीनों भुजाओं पे आप लगाएंगे वो बराबर होना चाहिए। तभी तो जो निकल के कट मिलेगा वो सारे आइडेंटिकल्स होंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई कि हमें इक्वल नंबर ऑफ कट्स मारने हैं तीनों भुजाओं पे। ठीक है, और एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर आप n कट करते हैं तो आपके पास n+1 पीसेस मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात। n कट करने पे n+1 पीसेस मिलते हैं। तो सीधी बात है, आप वो करके देख लीजिए। अगर आप n कट करते हैं एक भुजा पे आपको मिलेगा n+1 पीसेस। ठीक है, और ये आपको कट करना है तीनों भुजाओं पे। ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, 64 के। ठीक है, और ये बेसिकली आपका बना क्या, n+1 का क्यूब, ये आपका है 64। n+1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 4, और n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, मतलब आपको क्यूब, क्यूब के किसी एक भुजा पे 3 कट मारने होंगे। तीनों भुजाओं पे कितने कट मारेंगे आप, 3 3 3।
आंसर होगा 9, सीधी बात। तो इसमें क्या अलग सा फॉर्मूला लगा? इसमें अलग सा फॉर्मूला क्या लगा? कुछ भी नहीं। आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, आपको ये पता है कि क्यूब में तीनों भुजाओं बराबर होती हैं, आपको कट करना है, ठीक है। तो आपको कट इस तरह से करना है कि जो हमें छोटे पीसेस मिले सारे आइडेंटिकल हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अनइक्वल नंबर ऑफ कट करेंगे, इस पे 2 इस पे 3, अगर आप ऐसे करेंगे तो जो आपको मिलेगा पीसेस वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो सीधी बात है कि आपको तीनों, अगर आप 3 कट करते हैं तो आपको तीनों भुजाओं पे 3-3 कट करना पड़ेगा, ठीक है। लंबा लंबा 3-3 कट तीनों भुजाओं पे, जो अब पीसेस मिलेंगी आपके पास n कट पे n+1 पीसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीसेस आप मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकल गए, और यहाँ से आपका n वैल्यू मिला। और हम मुझे क्या चाहिए? 3n, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों पे कट करना है। तो इसका आंसर 9। इसमें कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आपको एक एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से सब्स्टिट्यूट करके आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। पॉजिटिव नहीं, नॉन जीरो, सॉरी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू? नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मुझे ये आंसर फाइंड आउट करना है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ा पाएगा, मतलब आपको वो नहीं बता पाएगा कि हाँ ठीक है ये एक तरीके का पैटर्न है। यूपीएससी अगली बार ये घुमा के दे सकता है, कुछ चीज़ें और बदल सकता है, यहाँ पे डिवाइड डाल सकता है, प्लस हटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस और आपको बस अपना अवेयरनेस दिखाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, और आप देखेंगे जितना इन्फॉर्मेशन आपके पास पता है उतना इनफ है, ठीक है। दो नंबर के दो नंबर आपके पास हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए और बी में आपके पास 3 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। मुझे ये एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है बहुत छोटे से छोटे पॉजिटिव नंबर में। अगर ए और बी दो नंबर है और दो बड़े बड़े नंबर है, अगर इसमें से कोई एक नहीं होता है तो ए और बी का गुणा, जो गुणा करेंगे हम, जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूजुअली ज़्यादा होगा ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। कॉमन सेंस है, ठीक है। आप कोई दो नंबर लीजिए, 2 और 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं आता है 6, इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं मतलब माइनस करते हैं तो आता है -1, या फिर 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, और एडिशन करते हैं तो आपके पास 5 आता है, ठीक है। जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होगा वैसे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव से भी बड़ा होते जाएगा। पहली बात तो ये है। तो इस चीज को आप दिमाग में अगर रखते हैं तो देखिए, अब ये 3 नंबर है, 5 4 3 2 1। तो ये चीज तो समझ आई कि 5 4 में हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिड्यूस करना चाहेंगे ना सबसे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कम करनी है, ठीक है। तो अगर हम प्लस करेंगे फिर भी ये 9 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ रहा है, तो प्लस और मल्टीप्लाई ये तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन मिनिमम करना है अभी, ठीक है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? पहले माइनस, ये ऑप्शन बचा हमारे पास, तो 5 - 4, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब हमें दिमाग लगाना है इस पार्ट में एक्सप्रेशन के। तो 5 - 4 वहाँ पे अगर आप रखते हैं तो ये एक्सप्रेशन कैसे बदल जाएगा? 5 - 4 बनेगा 1, 1 3 *3 *2 *1। अब आपको इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। आपके पास अभी क्या है? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आप देख के, अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या होगी रिड्यूस करके? जीरो, क्योंकि जीरो से ज़्यादा तो, जीरो से कम मुझे जाना नहीं है, जीरो या जीरो से ज़्यादा नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर जीरो से सबसे कम आंसर अगर मुझे जीरो मिल जाता है तो मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि जीरो से हम छोटा जा नहीं सकते। अगर जीरो मिल गया तो काम बन गया। अगर नहीं भी मिलता है तो हम ट्राई करेंगे इसको मिनिमम और छोटा से छोटा पॉसिबल हो पाए। तो आप देखिए, ये आपको दिख रहा है कि 2 और 3 है, ठीक है, ये 3 और 3 है, ठीक है।
3 और 3 में अगर आप कुछ भी करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर आप 1 और 3 का प्लस करते हैं तो 4 होगा, जो कि बढ़ ही रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा ही हो रहा है। अल्टीमेटली तो मुझे कम करना है ना, तो मल्टी ये प्लस करने का कोई पॉइंट नहीं है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 - 3, 1 - 3 क्या होगा, ये आपका नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो भी हम कर नहीं सकते, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि एक और स्टार को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देते हैं। उससे हमारा फायदा क्या होगा, उससे हमारा फायदा ये होगा कि ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा और आपके पास मिलेगा क्या, सिर्फ 3 मिलेगा। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई से रिप्लेस करता हूँ तो आपका एक्सप्रेशन क्या बदल जाएगा, 3 स्टार 2 स्टार 1। ठीक है, अब इसको मिनिमम करना है। इसको मिनिमम आप कैसे कर सकते हैं, मिनिमम क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से कम हमें जाना नहीं है। जीरो करने के लिए क्या तरीका है, अब तो इसके बाद तो आपको दिखना चाहिए ना, ये 3 है, 2 और 3 में क्या करें कि 3 बन जाए। 2 और 3 में यहाँ सिंपल ऐड कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आपका 3 स्टार 3। अब इसमें क्या करना है, मिनिमम करना है मुझे। मिनिमम करने का यहाँ बेस्ट तरीका क्या है, माइनस कर दीजिए, 3 - 3 ये हो जाएगा 0। तो इसमें आप देखेंगे तो कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई अलग सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जिसे यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन यहाँ सिर्फ इतनी है कि दो बड़े बड़े नंबर जहाँ दिखे ना, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई और सब एडिशन मत करिए, वहाँ पे आप माइनस करके चलिए। ठीक है, इस वाले के लिए आप माइनस करिए। ठीक है, और एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दीजिए। अब फिर इस छोटे एक्सप्रेशन के बारे में सोचिए, इस छोटे एक्सप्रेशन को, अब इसके बारे में आप देखिए कि अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम कुछ और करते, मल्टीप्लाई करते, तो वो एक्सप्रेशन उतना ही रहता, 1 और 3 का गुणा 3 ही होगा, पर जोड़ने और घटाने में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं मिल रही हैं। यहाँ पे भी हमारी चॉइसेस क्लियर हैं, फिर हमारा एक्सप्रेशन और छोटा बन गया। अब इसके बाद तो आपको दिख जाएगा ना, 3 2 1 है, इसको मिनिमम करना है। तो क्या अच्छा तरीका, मिनिमम कितना होगा, जीरो ही करना है मुझे मिनिमम में। वो जीरो कैसे होगा, 2 और 1 अगर हम सम कर देंगे तो ये 3 बन गया, 3 में से 3 गया, जीरो हो गया। तो इस अगर आपको जीरो मिल गया तो आप श्योर हो गया ना कि आंसर मेरा सही है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो मुझे आंसर में चाहिए वो जीरो। आपको अगर एक बार 1 मिलता, 2 मिलता तो आपको डाउट होता कि ये सही है या नहीं सही है, पर आपको जीरो मिल गया तो वो तो श्योर शॉट है कि आपको सही आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में मैथ के। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन मैथ का ही क्या, हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए टाइम और वर्क का ये क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन आप जनरली कम देखते हैं, इसीलिए आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। पर इसमें कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे कुछ नया नहीं है। सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 के days वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब 6 12 18 इस तरह से इतने दिन में काम करते हैं। बाई वॉट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज सो डैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के days। मान लेते हैं पहले एक्स आदमी थे, इस काम को करते हैं 6 के दिन में। देखिएगा ये सवाल को मैं कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि मैंने क्या नया फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, एक्स आदमी काम को कर रहे हैं 6 के दिन में। ठीक है, तो ये एक्स आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम खत्म कर पाएंगे, एक दिन में ये 1/6 के काम खत्म करेंगे, जाहिर सी बात है ना। जैसे कि 5 आम का दाम है 20 रुपए, तो एक आम का दाम क्या होगा, 20/5। सिंपल सी बात है, वही चीज तो यहाँ पे है कि एक्स आदमी काम को 6 के दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कोई काम है आपका, उसको खत्म होता है 6 के दिन में, एक दिन में वो काम कितना खत्म होगा, 1/6 के। सिंपल, चलिए ये आप कर लिए। सवाल में दूसरा इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कितना आदमी और बढ़ा दे कि वो काम 5 के दिन में ही खत्म हो जाए। मान लेते हैं कि अब हमें चाहिए वाई आदमी, वाई इंसान की ज़रूरत है इस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो वाई इंसान काम को ख़त्म करेंगे 5 के दिन में। एक दिन में कितना काम खत्म होगा, एक दिन में 1/5 काम कम खत्म होगा। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले एक्स आदमी मिलके काम को 1/6 काम एक दिन में खत्म करते थे। ठीक है, क्या आप ये निकाल सकते हैं कि एक आदमी कितना एक दिन में काम खत्म कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन देखिएगा आप।
एक एक्स आदमी एक दिन में 1/6 काम खत्म करते हैं, तो एक आदमी कितना करेगा एक दिन में? भागे भागे एक्स, वही चीज है ना। 5 आम का दाम 20 रुपए, एक आम का दाम 20/5 रुपए, बस वही है, 1/6 के एक्स। तो क्या मिला आपको? एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करता है? 6 के एक्स, बस यही सवाल थी। अब देखिए कैसे। एक अब यहाँ पे मेरा जो नया सवाल है, मुझे ये यही सॉल्व करना था कि मैं मान लेता हूँ कि वाई आदमी काम करते हैं, 5 के दिन में वो काम खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में वो 1/5 के इतना ही काम करेंगे। ठीक है, अब तो मुझे पता है ना कि एक दिन में इतना काम खत्म होना चाहिए, और एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो मुझे एक दिन में कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी इतना काम खत्म करने के लिए? सीधी बात है, एक दिन में अगर हम को 1/5 के काम खत्म करना है एक आदमी से, अब हम क्या करेंगे कि एक आदमी जितना काम कर रहा है उससे इससे भाग दे देंगे, वही चीज है। 5 आम का दाम 20 रुपए, एक आम का दाम कैसे होगा? 20/5। अब इसको अलग वे में आप बोलिए कि एक आम का दाम अगर मुझे पता है कि 4 रुपए है, तो कोई मुझसे पूछे कि 20 रुपए में कितने आम मिलेंगे, तो वही चीज है कि एक दिन में 1/5 के काम खत्म करना है, एक आदमी एक दिन में 1/6 के एक्स काम खत्म करता है, तो कितने आदमी की जरूरत होगी ये पूरा काम खत्म करने में? इसको भाग दे दीजिए, वही सिंपल मैथ। कितना होगा? 1/5 के गुड़े 6 के एक्स, के से के गया, बचा क्या? 6 के एक्स/5। ठीक है, तो मुझे एक दिन में इतने आदमी चाहिए होंगे वो पूरा काम खत्म करने के लिए। पहले हम एक दिन में हमारे पास कितने आदमी हमने अज्यूम किया था? एक्स। अब मुझे चाहिए होंगे 6x/5। कितने आदमी बढ़ गए? तो आप माइनस कर दीजिए, सीधा एक्स माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने आदमी बढ़ गए। तो ये बचेगा क्या? x/5। x/5, इतने आदमी हमारे बढ़ गए। अब ये परसेंटेज कितना होगा? कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? पर वो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमें परसेंट निकालना पड़ता है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सीधी बात है, x/5। किसका परसेंटेज निकालना है? x का गुणे 100, यही फॉर्मूला होता है। ये बचेगा क्या? x से x गया, बचा क्या? 100/5, और ये आपका होगा 20। यही इसका आंसर है। तो इसमें अलग कंसेप्ट क्या लग रहा है? बस वही बेसिक मैथ कि वही ये 5 आम का दाम 20 रुपए है, तो एक आम का दाम कितना होगा? या फिर उसको अलग वे में एक अलग उसका है कि एक आम का दाम 4 रुपए, तो 20 रुपए में कितने आम मिलेंगे? वही दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बाकी कुछ अलग नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप देखेंगे कि कुछ नया फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है। सारे बेसिक्स मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो सफिशियंट है इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? उसके बाद है कि ओके, XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 8 8 आवर्स। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं बोर्ड जल्दी से, फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो XYZ ये किसी काम को करते हैं। X करता है 6 घंटे में, ठीक है। Y करता है किसी काम को 8 घंटे में, और Z करता है उसी काम को 8 घंटे में, ठीक है। However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? तो बात यहाँ पे ये है कि ये तीन आदमी, X जो है वो काम को 6 घंटे में कर लेगा, Y काम को 8 घंटे में, Z काम को 8 घंटे में, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों आदमियों का इस्तेमाल करके उसी काम को कम से कम समय में खत्म करना है, तो कम से कम कितना समय लगेगा? ठीक है, पर उसमें कंडीशन ये है कि एक आदमी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता।
ये कंडीशन जरूरी क्यों है, पहली बात ये समझिए। जरूरी इसलिए है कि समझ लीजिए आपको कोई काम खत्म करना है और आपके पास एक मशीन है जो उस काम को सबसे तेज कर, आपके पास 3 मशीन है, उसमें से एक मशीन ऐसी है जो सबसे तेज काम करती है। तो आप जाहिर सी बात है ना, उसी मशीन को आप पूरा लगातार लगा देंगे ताकि वो काम जल्दी खत्म हो जाए। पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक मशीन सिर्फ 1 घंटे ही काम कर सकती है, फिर किसी दूसरी मशीन को लगाना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है कि कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर, नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर, मतलब एक इंसान लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कैसे बनेंगे, चाहे हम एक्स को लगाएं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसान का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत तेज काम करता है। ठीक है, तो पहले हम इसको लगाएंगे, फिर हम किसी दूसरे वाई या जेड को लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के काम करने का स्पीड बराबर है। फिर हम एक्स को लगाएंगे, फिर हम वाई जेड में से किसी को लगा देंगे, फिर हम एक्स को लगाएंगे, सीधी बात है। अब आप देखिएगा यहाँ पे एक्स काम को 6 घंटे में खत्म करता है, तो 1 घंटे में एक्स कितना काम खत्म करेगा, 1/6। 1 घंटे में वाई या जेड हम किसी को लगाते हैं, कितना काम खत्म करेगा, 1/8। फिर एक्स कितना काम खत्म करेगा, 1/6 1 घंटे में, फिर 1/8। ये ऐसे तब तक काम करते रहेंगे जब तक ये काम पूरा एक ना हो जाए, पूरा काम ना कर ले। अब मुझे यही निकालना है कि ये ऐसे सम करके कितना होगा, कितना कितना घंटा जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका आपके पास क्या है, देखिए करने का ये सब क्वेश्चन है ना, आप देख लीजिए ये पैटर्न है 1/6 1/8, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये होगा क्या, ये होगा आपका 8 6 14/48, मतलब 7/24। ठीक है, ये दोनों का सम आएगा 7/24, ऐसे 7/24 बनते रहेंगे। ठीक है, पता नहीं कितनी बार ये बनेंगे, मतलब ये बेसिकली 7/24 क्या है, ये आपका 2 घंटे में कितना काम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/24 ये आपका है 2 घंटा, 2 घंटा में काम खत्म हो रहा है। मतलब एक, मतलब एक्स और वाई मान लो लग रहे हैं काम करने के लिए बारी बारी से और इतना काम खत्म कर रहे हैं 2 घंटे में, तो उनको कितनी बार लगना पड़ेगा ये पूरा काम खत्म करने के लिए। मान लेते हैं हम वो लग रहे हैं कुछ n बार, तो n इंटू 7/24, ये आपका जो होना चाहिए एक्सप्रेशन, ये आपका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि काम तो आपका एक है ना टोटल। आप एक से ज्यादा तो काम नहीं करवाएंगे ना, जितना काम हमें है असाइन उतना ही करवाना है। तो कितनी बार वो लगेंगे कि ये पूरा काम एक हो जाए या एक से कम रहे। तो आप देख लीजिए n की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, n को अगर आप 4 रखते हैं तो 7 7 चौक 28, मतलब 7 4 जा 28, 28/24 हो जाएगा अगर n की वैल्यू आप 4 लेते हैं। आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया, मतलब आपका अंश हर से ज्यादा हो गया, तो ये नंबर एक से बड़ा हो गया ना। तो आप n4 तो ले ही नहीं सकते, 4 से कम लेना है। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है n का, 3। n की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं। 3 मतलब क्या, ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे में इतना काम खत्म हो रहा है, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 घंटे, 6 घंटे आपके लगेंगे पहले, इसके बाद भी कुछ काम बचा रहेगा। ठीक है, तो आप 3 घंटे लेते हैं तो काम कितना खत्म होता है, 7 × 21/24, 21/24 इतना काम आपका खत्म होता है। कितना काम बचेगा, एक में से घटा दीजिए, बचेगा 3/24। ठीक है, मतलब 1/8 काम रह जाएगा। अब देखिए आप x को लगा रहे हैं, फिर y या z में से किसी को लगा रहे हैं, फिर x को लगा रहे हैं, फिर y z में से लगा रहे हैं, ऐसे आपने 3 बार लगाया। फिर मैं x को लगा सकता हूं और काम बचा हुआ है इतना सा ही, x को लगा के हम देख लेते हैं कि इतना काम करने में x कितना टाइम लेगा, और x को लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सबसे तेज काम कर रहा है। ठीक है, x 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 1/6 काम करता है, तो 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, 1/6 × 60, वही सिंपल मैथ, 5 आम के दाम वाला वही काम है। 1 मिनट में ये इतना काम करेगा। अब आप देख लीजिए 1 मिनट में ये कितना काम करेगा, टोटल काम 1/8 बचा हुआ है, इसको करने में कितना मिनट लगेगा। ठीक है, कितना मिनट लगेगा, 1/8 को आप भाग दे दीजिए इससे, 1/6 × 60 से, तो मतलब भाग देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और आपका इतना समय लगने वाला है। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं, ये कितना 2 4 हो गया,
ये कितना हो गया, ये हो गया 2 आपका, और ये हो गया 15, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, ठीक, ये हो गया 3, तो 15 तिया 45, 15 3 जा 45, मतलब 6 घंटे और 45 मिनट। इतना टोटल काम आपको, इतना टोटल समय चाहिए होगा पूरा काम खत्म करने के लिए। बस ये उत्तर है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला नहीं है, बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, और आपको अपना बस थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगी। इसीलिए हम तीनों साल के पेपर्स के मैथ के सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छे से इंट्यूशन डेवलप हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं कि ये थोड़े फॉर्मूला वगैरह पे काम कर जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे टीचर्स बोलते दिख जाएंगे आपको, यूट्यूबर्स बोलते दिख जाएंगे कि देखिए इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन गया। पर ऐसा नहीं कि अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। इसमें कुछ, अगले क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि आपको पता करना है कि हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर, मतलब ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं उनको इंग्लिश में। कोई भी नंबर आप लिखते हैं जैसे, इनके अंत में ये कितने जीरोज हैं, इसी का काउंट आपको बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई आप नंबर ऐसे लिख रहे हैं, गुणा करते जा रहे हैं, 2 4 6 8 कुछ भी करते जा रहे हैं आप, आपको जीरो कब मिलेगा? जीरो तब मिलेगा आपके पास नंबर 2 और 5 के मल्टीप्लाई हो। अगर इसमें आपको जितना 2 और 5, इसको आप तोड़ दीजिए छोटे छोटे मल्टीपल्स में, तो जितना आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा उतने आपको जीरो मिलेंगे, क्योंकि नंबर जीरो मिलता तभी है जब वो आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। आप 10 है, 10 में एक जीरो मिला ना, कैसे मिला? 2 × 5 20 है, 20 को आप तोड़ सकते हैं ना, 2 × 2 × 5, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसमें कितना नंबर अब 2 है, कितना नंबर 5 है। 2 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, इन दोनों का मिनिमम आप लेंगे उतने आपको जीरोज मिलेंगे। ये सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कैसे रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ बेसिक मैथ में, देखिएगा बेसिक एडिशन की जरूरत है इसमें और कुछ नहीं। अगर आपको ये पता चल गया कि जीरो तो आपको सिर्फ 2 और 5 की गुणा से ही मिलेगा, ये है 1 पावर 2, ये है 2 पावर 4, ठीक है, 3 को 3 पावर 6 ही रहने देते हैं। 8 को क्या लिख, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 पावर 8 है, इसको आप ऐसे लिख के 2 पावर 16 लिख सकते हैं। अब ये सब मैथ है, ये सब हम जब टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो ये बेसिक अगर आपको इतना नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, a⁴m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a⁴mn, सिंपल सी, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये सब तो ऐसे आपको लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 16। अगला नंबर है 5 होगा ना, 1 2 3 4, हाँ 5, और 5 का पावर कितना होगा? 10। ठीक है, आप यहीं से आप देख लीजिए कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इस तरह से नंबर बढ़ रहा है 25 तक। ठीक है, ये नंबर आपका बढ़ रहा है 25 तक, तो इसमें ऑड और इवन, जहां भी इवन होगा वहां पे तो 2 होगा ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगला नंबर यहाँ हो गया, अगला नंबर मिलेगा क्या? अगला नंबर आपके पास आएगा 6 × 12, 6 के पावर 12। 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 पावर 12, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 12 इंटू 3 to the power 12। ये भी सिंपल मैथ फॉर्मूला, कुछ है ही नहीं अलग इसमें। तो यहाँ से भी आपको 2 to the power 12 मिल जाएगा। तो 2 to the power आपको बहुत मिलने वाला है। कहीं भी इवन नंबर दिखा, 6 हो गया, 8 पे फिर आपको मिलेगा, 10 पे फिर आपको मिलेगा, 12 पे फिर आपको मिलेगा, तो मतलब 2 to the power आपको बहुत मिलने वाला है। तो मेरा ये पूरा सवाल ना निर्भर कर जाएगा आपको 5 का कितना पावर मिलता है, उतने आपको जीरोस अल्टीमेटली मिलेंगे, क्योंकि 5 का जितना पावर मिल गया, और मुझे पता है कि 5 का अगर मुझे x पावर मिलता है, मेरे पास 2 का पावर जो भी होगा वो x से बड़ा ही होगा। जो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन बनने वाला श्योर है। तो मैं बस पता कर लूँ ना ये 5 का पावर कितना है, ये पता हो गया तो मैं उतना जीरो बता दूंगा। सिर्फ वो x की वैल्यू ही नंबर ऑफ जीरो डिटरमाइन करेंगी। तो आप देखिए, अब सिर्फ मैं काउंट करता हूँ 5 के टोटल कितने पावर है, वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 5 का आपको यहाँ पे पहला पावर कहाँ मिलने वाला है?
ये 5 पे मिलेगा ना, 1 2 3 4 5, 5 पावर 10, यहाँ एक मिला। फिर 5 का पावर आपको कहाँ मिलेगा, 6 7 8 9 10, 10 पे मिलेगा ना। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, यही मिला ना आपको, 10 के पास ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 पावर 20। फिर आपको अगला 5 का पावर कहाँ मिलेगा, 15 के पास, वहाँ पे क्या मिलेगा, 15 पावर है क्या, ये सब ये सीरीज बढ़ेगी तो 15 पावर 30 होगा। अब इसको आप ब्रेक कर देंगे, 3 इंटू 5 पावर 30, ये हो गया क्या, 5 पावर 30 हो गया, सिंपल सी बात है। अगला पावर कहाँ मिलेगा, अगला पावर आपको मिलेगा 20 पे। 20 को भी तो आप ब्रेक कर सकते हैं ना, 20 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 गुणे 4 पावर 20, ठीक है। 5 पावर 20 यहाँ से मिल गया, 5 पावर 40, सॉरी 5 पावर 40 आपको यहाँ से मिल गया। अब क्या बचा, 25। 25 को तो आप 5 स्क्वायर पावर 50, जो ये सीरीज बढ़ेगी, ये पावर कैसे आ रहा है आप देखो ना, 1 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 4 के पावर 8, अगला क्या नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा। और ये क्या बनेगा, जस्ट दुगना होता जा रहा है, जो बेस है उसका दुगना हो रहा है पावर। 5 के पावर 10, 6 के पावर 12, 7 के पावर 14, ऐसे ही सीरीज बढ़ रही है ना। तो सीधी बात है, जब आप 25 लिखोगे यहाँ पे, जब आप अगला नंबर 25 लिखने वाले हो, जब अगला नंबर आप यहाँ पे 25 लिखने वाले हो, तो 25 के पावर 50 आने वाला है। तो 25 को आप 5 पावर 2 होल पावर 50 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा 5 की पावर 100 में, 5 का पावर 100, बस। अब आप x कैलकुलेट कर लीजिए, x क्या होगा, ये पूरा सम, 10 प्लस 20 30, 30 30 60, 60 40 100, 100 100 200, बस ये आंसर है। अब बताइए इसमें अलग सा कौन सा फॉर्मूला लगा, सब तो बेसिक मैथ के ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आज की वीडियो एंड करेंगे हम। फिर आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि हम कम कम क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से एनालाइज कर सके। आप टाइम दे के देखिए कि ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन था जो आपको नहीं पता था, ऐसा क्या फॉर्मूला था, क्या कॉन्सेप्ट था जो आपको नहीं पता था, और आपको पता था तो आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ों को आपको अच्छे से आइडिया होगी। तो थियरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस आप ध्यान से देखिएगा, पूरा कवर करिएगा। कहीं डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे टैग करके पूछिए, ठीक है। हम उसको उस क्वेश्चन को फिर से हम डिस्कस करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, एक और क्वेश्चन। क्या है कि 1 जनवरी को एक आदमी ने 1 रुपया सेव किया, 2 जनवरी को उसी आदमी ने ही सेव्ड मोर 2 रुपीज मोर देन प्रीवियस डे, मतलब 1 + 2, ओके। 3 जनवरी को उसी आदमी ने 2 रुपये और एक्स्ट्रा सेव किया, मतलब 1 + 2 था, इसमें 2 रुपये और, ऐसे वो सेव करते गया, कितने दिन गया, क्या क्वेश्चन है, ही सेव 2 मोर देन प्रीवियस डे, एट द एंड ऑफ विच डेट वॉज हिज टोटल सेविंग्स अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। देखिए अब ये चीज है, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, यहाँ दो चीजें हैं करने से पहले, तो ये पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। 1 जनवरी को एक आदमी 1 रुपया सेव करता है, 2 जनवरी को वही आदमी 3 रुपये सेव करता है, 3 जनवरी को 5 रुपये, इस तरह से 4 जनवरी को 7 रुपये, 8 जनवरी को 9 रुपये, ऐसे 2 2 रुपये बढ़ाते जाता है, सेविंग करते रह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस तारीख को वो उसकी सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के बराबर होगी, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे देख के लगेगा ना कि पता नहीं वो कौन कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे, और पता नहीं वो कितना बड़ा नंबर होगा, हम किस दिन तक जाएंगे। पर आप ऑप्शंस देखिए ना, ऑप्शंस आपके पास 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, ये तीन ही डेट्स हैं, या फिर नॉट पॉसिबल है। मतलब आपको ज़्यादा नहीं जाना है, आपको 9 जनवरी तक ही जाना है मैक्स। 9 जनवरी तक अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम नॉन ऑफ द नॉट पॉसिबल पर टिक कर देंगे। ऑप्शंस आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, देखिए ऑप्शंस को, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो ये ध्यान दीजिए ना, ये एक तरीके से क्या बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 3 5 7 9, ऐसे 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 जाएगा, और मैक्सिमम हमें जाना कितने तक, 9वें नंबर तक जाना है। सीधी बात, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे ये कुछ जो इसका 9वां टर्म होगा इस अरिथमेटिक सीरीज के, जो भी इसका 9वां टर्म होगा, 9th टर्म,
ये टोटल आप सम कर लीजिए, जितना आप सम करेंगे टोटल ये इतना ही पैसा, हमें ध्यान देना इतना ही, मुझे ये इसको इतना ही पैसा ये बचाएगा। ठीक है, अगर इसमें हमें मिल गया कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब, काम डन है। अगर नहीं मिला तो हम नॉट पॉसिबल टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि अगर ये 9 दिन तक ऐसे करता है, ये टोटल कितना पैसा बचा पाएगा। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूला याद है तो ये सवाल होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है समेशन का फॉर्मूला किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। हालांकि ये आप नहीं भी जानते हैं फिर भी ये सवाल हो जाएगा, पर इतना जानना जरूरी है। ठीक है, आप सीसेट देने जा रहे हो कभी भी ये इतना जानना जरूरी है। एन यहाँ पे क्या है, मैं 9 जनवरी तक ही जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं। n/9/2। ए क्या है, पहला टर्म सीरीज का 1 है। एन क्या है, 9। 9 माइनस 1, डिफरेंस क्या है, 2। 2 रुपये बढ़ाते जा रहा है ना। ये होगा कितना, 9। 2 से 2 गया, ये भी 2 गया, तो बचेगा क्या, 9। 9 गुणे 9 81। तो मैक्सिमम ये सेव करेगा 81 रुपये। ठीक है, अब मुझे देखना है कि 81 से पहले कोई क्या ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है। तो आप देख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इससे ज़्यादा मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए इसमें कोई परफेक्ट क्यूब है क्या। तो 4 तो किसी का क्यूब नहीं है, 9 भी किसी का क्यूब नहीं है, 16 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं, 64। 64 एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, 8 स्क्वायर, और क्यूब है 4 का। बस, तो बस मुझे यही चेक करना है कि क्या ये इंसान ऐसे सेविंग करके 64 रुपये बचा सकता है या नहीं। अगर 64 रुपये ये बचा सकता है तो वो कितने दिन में बचाएगा, वो मेरा आंसर होगा। ये सेम फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, ये सेम फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है सम वाला, मैं यही फॉर्मूला फिर से यूज करूंगा, बस कुछ और नहीं। आप मुझे 64 मुझे पता है इस बार, मुझे 64 लाना है। अब मुझे यह नहीं पता ये कितना दिन, किस दिन में लाएगा। ठीक है, बस कर लीजिए। ये 2 से 2 गया, कॉमन डिफरेंस 2 मुझे पता ही है, ये भी 2 गया। ठीक है, ए 1 है फर्स्ट टर्म, तो नंबर हुआ क्या, 1 प्लस n-1, तो ये कट गया, ये बचा बेसिकली एन स्क्वायर। तो 64 बराबर आपका हो गया एन स्क्वायर। एन हो जाएगा प्लस माइनस 8, माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि दिन माइनस में जाएंगे नहीं, तो एन की वैल्यू आपके पास आएगी 8। मतलब 8वें दिन तक ये इंसान 64 रुपये बचा लेगा। तो 8वां दिन कौन सा है, 8 जनवरी, ये इसका आंसर होने वाला है। सर्च स्पेस आपने लिमिट कर दिया 9 जनवरी तक अज्यूम करके, उसके बाद आपने परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लिया, 64 ही तो अकेला ऑप्शन है, उस 64 को आप चेक कर ले रहे हैं कौन सा दिन लग रहा है, क्वेश्चन खत्म। कोई बहुत इसमें आप देखिए फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्मूला था जीपी के सम, एपी के सम का फॉर्मूला। अब ये सब बेसिक फॉर्मूला है, कुछ कुछ एक दो फॉर्मूला है, हर टॉपिक से आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट से PRT/100, कंपाउंड इंटरेस्ट से अपना क्या होता है, P/1 + R/100 जो बेसिक एक ही फॉर्मूला है टॉपिक से, जो मेन फॉर्मूला है, बस आप वो पता रखते हैं, बाकी सारी सवाल आपको उसके थ्रू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर हम वीडियो रैप करेंगे। मैथ का अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, क्या है, ये सब इंग्लिश का है। हाँ, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं फिर हम वीडियो रैप करते हैं आज के लिए। अगली वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए, आपको जब भी परसेंटेज का सवाल हो ना तो आप 100 में सोचना स्टार्ट किया करिए, क्योंकि अगर 100 में आपको पता है कि ओके 20 ग्राम मुझे ये चाहिए या 20 ग्राम वो चाहिए, तो आपको पता है ना 100 का 20% होता है। तो सिंपल से बात है कि आप 20 से स्टार्ट किया करिए, 100 से स्टार्ट किया करिए, पहली चीज़ ये है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल में यहाँ पे कि मेरे पास शहद है और पानी है, इन दोनों को मिला के मैं मिक्सचर तैयार करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसे मैं बेचूंगा, और बेचते टाइम मैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना दुकानदार कि अरे इसमें मैं कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ, जो मेरी लागत है उसी पे मैं बेच रहा हूँ, इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसी प्राइस पे मैं बेच दे रहा हूँ। ठीक है, पर उसको फायदा कहाँ से हो रहा है, उसने तो पानी मिला रखा है ना, पानी तो फ्री का है उसके लिए। पैसे उसको लग रहे हैं शहद के, वो उसी प्राइस पे, मतलब उसी मूल्य पे बेच रहा है वो जितने में वो खरीदा है। पर माल, देख लीजिए यहाँ पे मिश्रण का वजन मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम में कुछ x ग्राम पानी होगा, तो कितना हनी होगा, शहद कितना होगा, 100 - x ग्राम।
ठीक है। अब इतना, इसको दुकानदार की इसमें लागत कितनी होगी? भाई पानी के तो कोई पैसे नहीं है ना, पैसे सिर्फ इतने के हैं। और मान लेते हैं ये सब सवाल में ना प्राइस वाइस मानना हो तो आप मान लिया करिए 1 रुपये, 1 रुपये पर ग्राम। तो 100 माइनस एक्स ग्राम का कितना रुपये होगा? 100 माइनस एक्स ग्राम का 100 माइनस एक्स रुपया उसको लगेगा। ठीक है, 100 माइनस एक्स ग्राम का उसका लगेगा 100 माइनस एक्स रुपया। तो इस पूरे 100 ग्राम के मिक्सचर का उसको इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 100 माइनस एक्स रुपये। और ये बोल के बेच क्या रहा है कि मैं अपनी लागत पे ही बेच दे रहा हूँ, लागत पर ग्राम 1 रुपया। तो 100 ग्राम की लागत उसे कितनी आएगी? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, और उसको लगा कितना? 100 माइनस एक्स रुपये। तो इसके प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट वही होगा 100 माइनस एक्स, घटा देंगे ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो प्रॉफिट आता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला कितना आएगा? एक्स। मतलब उसको एक्स का प्रॉफिट हुआ, और ये एक्स कितना है? 20% दिया हुआ है ना, टू गेन ऑफ 20%। बस 20% का फायदा हुआ, और यही 20 तो हमने पानी एज्यूम किया है, इतना ग्राम पानी है, ये 20 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन शायद हमने सॉल्व करा है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी उससे भी सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई और मैथ का क्वेश्चन पीछे रह तो नहीं गया? अगर है तो उसको करके फिर, अच्छा एक क्वेश्चन ये मैथ का है क्या ये? हाँ, शायद ये मिस हो रहा था जल्दीबाजी में, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रह गया? ये 15वां क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं अभी से तुरंत। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 पावर 333 प्लस 333 पावर 222। ठीक है, अब ये इन ऑप्शंस में आपको चेक करने हैं ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात ये देखिए कि ऐसे नहीं है कि 2 3 ये 37 आउट ऑफ रैंडम आ गया, रैंडम नहीं आया। आप ऐसे देखते हो ना क्वेश्चन 222 है, 133 है, तो आपको एक चीज ये तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 122 जो है ना 111 गुणे 2 है, और 122 जो है 333 है 11 गुणे 3 है। तो कहीं ना कहीं कुछ अगर हम छोटा करेंगे इन सब सवाल को तो ये 111 में ही रिड्यूस होने वाला है सवाल। और 111 आप देखेंगे ना तो ये 37 का मल्टीपल है, 37 गुणे 3, 7 त्रिका 21, 2 हासिल, 3 त्रिका 9, 2 11। ठीक है, तो 111 37 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे नहीं कि ये रैंडम आ गया कुछ 37 कहीं से उड़ के, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सवाल तो आप देखो ये क्या कर रहा है, 2 टू द पावर 333 इतना है, मतलब ये बेसिकली 222 क्या है? एक इवन नंबर है, सम संख्या है। जैसे 8 हो गई, इसके पावर आप कितना भी लगाते जाएंगे, किसी भी सम संख्या पे आप पावर कितना भी लगाएंगे सम ही सम सम आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा इवन। और ये क्या है? ऑड। और इवन प्लस ऑड, 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, ऑड ही होता है। तो इवन प्लस ऑड क्या होगा? ऑड ही होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों की जो पूरी संख्या आएगी सम करने के बाद वो क्या आएगी? एक ऑड नंबर आएगा। और आपको पता है कि 2 से आप किसी ऑड नंबर को आप भाग नहीं दे सकते हैं। मतलब ऑड नंबर को अगर आप 2 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, कुछ शेष आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड होने से रहा। आप देख लीजिए ऑप्शंस में 2 एंड 3 बट नॉट 37, मतलब ये 2 और 3 से विभाजित है, 37 से नहीं। तो 2 से तो विभाजित नहीं होने वाला, ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन हो सकता है 2 और 37, देखिए ये भी नहीं होगा, 2 और 3 ये भी नहीं होगा। तो एक ही चीज़ है, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन डन है और आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन डन है इतने इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, पर इस ये सब क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो हम जब ऐसे क्वेश्चंस को हम अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे ना टॉपिक वाइज, तो हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप कैसे तोड़ सकते हैं पावर में। ठीक है, इसको 111 गुणे 2 जो हम अभी पहले कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ भी करनी होंगी। जैसे कि लिखा होता है ना ए प्लस बी बाई 2 करना है, तो आपको ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 आप लिख सकते हैं। फिर ए को आप किसी मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हैं। ये सब करके ये थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको हम वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे। पर इस सवाल के लिए सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है, आप सवाल देखेंगे तुरंत करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सी सेट का पेपर सॉल्व करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये रहती है कि समय समय लिमिटेड है और समय लगता है। पेपर
सॉल्व करने में, स्पेशली मैथ्स में समय लगता है। तो पेपर को अप्रोच कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीसेट के लिए। उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्या सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, किसको कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे पेपर को एक आइट्रेशन में कंप्लीट करना है, दूसरा आइट्रेशन में क्या चेक करना है। इस पे हम डिटेल वीडियो बना के अपलोड करेंगे। पर आज मेरा मतलब सिर्फ यही था कि सीसेट को के क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप एक बार देखें। और आप ये देखिए कि वो जो फार्मूला सीट कॉन्सेप्ट एकदम थियरी चली हुई है, 2-2 महीने की, 100-100, 20-20, 30-30, 40-40 वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसको करने में इंसान 2-2 महीना, 3-3 महीना लगा रहा है एक सीसेट क्वालिफाइंग पेपर के नाम पे। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन मिनिमम ही रखना है ताकि ये पेपर आप क्लियर कर सको। और आप देख भी रहे हो कि ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत थियरी चाहिए, बस एप्लीकेशन है। अगर आप 3-4 साल के पेपर अच्छे से लगा लेते हो ना हमारे साथ, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो पर्याप्त है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।